मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं उससे आप वाकिफ़ होंगे। समाचार चैनलों पे, अखबारों में मिडिल ईस्ट को लेकर के बहुत सारी खबरें मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर ये खबरें हासिल हो जाती हैं। तनाव बहुत ज़्यादा है और इसको कहना चाहिए बिल्कुल दहाने पर है जंग के मिडिल ईस्ट इस वक्त। अगर पीस प्रोसेस का जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ा, कोई समझौता नहीं हुआ फ़िलहाल फौरी तौर पर अगले 24-48 घंटों के अंदर, तब फिर इम्कान इस बात के हैं कि जंग भड़क जाएगी। बहुत सारे रिपोर्टर्स और हमारे भारत के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, देखिए खबरें जो होती हैं, खबरों को पेश करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो सीधे सीधे बात करके जिस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं, एक वो ग्राफिक्स के ज़रिए और बैकग्राउंड म्यूज़िक और साथ में कुछ तस्वीरें वगैरह, वो मसाला खबरें हो जाती हैं, एंटरटेनिंग। इंफॉर्मेशन उसमें कम होती है। जो चीज़ें चल रही हैं आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त से एक बार फिर कतर के अंदर सीज़ फायर को लेकर के बातचीत शुरू हुई है। इस बातचीत में CIA के चीफ कतर पहुंचे हुए हैं, मोसाद के हेड पहुंचे हुए हैं और शेन बेट के चीफ पहुंचे हुए हैं। ये इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों। वहीं जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब और यूरोपियन मुल्कों से भी लोग पहुंचे हुए हैं। ईरान और हमास ने इनकार कर दिया इस सीज़ फायर की टॉक में शामिल होने से। वो बहुत सिंपल है समझने के लिए। हमास के चीफ की हत्या हुई थी, इस्माइल हनिया की, तेहरान में हुई थी, ईरान के अंदर। तो अब अगर ईरान और हमास इनमें से दोनों या कोई एक भी शामिल हो जाता तो वो एक बहुत गलत मैसेज था। और मैसेज ये होता है कि ये डर गए, दब गए, ये हमारी शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं या समझौता करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन बैठे हुए हैं। तो हमास ने भी इनकार कर दिया और ईरान ने भी इनकार कर दिया कि वो इस समझौते में, इस बातचीत में शामिल होंगे। अमेरिका ने 40,000 फ़ौज अपनी इस वक्त डिप्यूट की हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। समंदरी जो ताकत है दुनिया में वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। उसके पास टोटल 27 डिस्ट्रॉयर्स हैं दुनिया भर में, बड़े जो शिप कहलाते हैं। वो टोटल 27 हैं दुनिया भर के मुल्कों के पास, जिसमें से 11 अकेले अमेरिका के पास हैं। चाइना के पास भी सिर्फ 2 हैं। 3 नेवल शिप अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए हुए हैं। उसका कहना यह है कि अगर इसराइल के ऊपर कोई हमला होता है तो वो उसको डिफेंड करेगा, इसराइल को डिफेंड करेगा ऑफेंस के जरिए। वहीं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, मीडिया में इस बात को ये लेकर के बड़े आशंकित हैं। ये वो बोल रहे हैं कि ईरान हमला कब करेगा या ईरान हमला करेगा भी या नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल फाइनल है, डेडलाइन है, यह लिख कर के रख लें आप। ईरान की तरफ से हमला होगा, 1000% होगा इसराइल के ऊपर। कब होगा ये कोई नहीं कह सकता है। ईरान, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तारीख़ी तौर पर,
तो ये दुनिया की एक पुरानी सभ्यता है, बहुत कल्चर्ड लोग हैं यहाँ के, बड़े ताकतवर दुनिया के जो किंग हैं वो ईरान में पैदा हुए हैं। एक बड़ी ताकत ईरान रहा है। यही कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो अरब के साथ हैं, पर्शिया के, मजहबी नहीं है, क्योंकि ईरान अपने आप को बहुत तहजीब याफ्ता, बहुत डेवलप समझता है, क्योंकि वो रहा है पहले से। और अरब के लोग जो थे वो पिछड़े, गरीब, बद्दू थे। हम बता रहे थे कि ईरान 1000% हमला करेगा। किस नौइयत का हमला होगा, कहाँ पर होगा, ये ईरान के लोग तय कर रहे होंगे। ईरान डायरेक्टली हमला नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल तय है। सबसे पहला जो उम्मीद है वो कोई बड़ा हमला होगा हमास की तरफ से इसराइल के अंदर। इसराइल के किसी हाई रैंक ऑफिसर को, पॉलिटिशियन को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, या फिर हमला होगा लेबनान की तरफ से और हुतीस की तरफ से और सीरिया की तरफ से, इराक की तरफ से। एक तो ईरान की सरहदें नहीं मिलती हैं इसराइल से। अगर ईरान को जो भी हमले करने हैं वो बाई एयर या बाई नेवी करना है, बाई एयर हमला करता है तो उसे कई मुल्कों की एयर स्पेस को क्रॉस करके जाना होगा इसराइल तक। ईरान से डायरेक्ट हमला होता है तो उसे जॉर्डन और इजिप्ट की एयर स्पेस से गुजरना होगा, सऊदी अरब की एयर स्पेस से उसे गुजरना होगा। सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, मिस्र ये अपनी एयर स्पेस पहले ही क्लोज कर चुके हैं या कह चुके हैं कि वो अपनी एयर स्पेस से नहीं गुजरना देंगे। इराक से तो कोई दिक्कत नहीं है ईरान को, मगर सऊदी अरब और दूसरे मुल्क जो हैं वो, ईरान बहुत जल्दी में नहीं करेगा कोई भी कार्रवाई। वो अकेला है, वो जानता है। ईरान के साथ कोई भी नहीं है। इसराइल के साथ दुनिया है, अमेरिका है, यूरोप के भी मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क भी हैं उसके साथ, चोरी छिपे जो अपने रिश्ते रखते हैं। इसराइल के साथ मगर कोई नहीं है, उसकी अपनी प्रॉक्सीज के अलावा जो थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट है वो रूस से है और चीन से है। तो जंग होने की हालत में यहाँ रूस भी नहीं चाहता है कि जंग हो, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि जंग हो। रूस के लिए मुश्किल हो जाएगी यूक्रेन में, क्योंकि ईरान रूस को हथियार दे रहा है। अगर वो इस फ्रंट पे जंग में फंस जाता है ईरान, तो रूस को ईरान की भी हेल्प करनी पड़ेगी और ईरान मदद नहीं कर सकेगा जिस तरह से आज मदद वो रूस की कर रहा है। उस तरह से हथियार वगैरह की सप्लाई नहीं हो सकेगी, या उसके सैनिक वहाँ जा कर के, रूस के अंदर जा कर के जो ऑपरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं वो नहीं हो पाएगी। अमेरिका बचना चाहता है, चुनाव है सर पर, और चुनाव में अगर वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है तो जो डेमोक्रेटिक्स के वोट्स हैं, जो लिबरल लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो कमला हैरिस को वोट नहीं करेंगे फिर। तो अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा खुल करके नज़र आए या उसकी जंग में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ नज़र आए, और इस तरह से कि वो ईरान के ऊपर हमला करे इसराइल के लिए। अगर वो इसराइल के लिए ईरान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। कमला हैरिस की पोजीशन जो थोड़ी सी सुधरी है बाइडेन के हटने के बाद मैदान से, तो कमला हैरिस को काफ़ी एडवांटेज मिला है वहाँ, वो सारा एडवांटेज ख़त्म हो जाएगा और वो चुनाव में पिछड़ जाएंगी बुरी तरह से। ये इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा समझ लें आप।
इसराइल की जो कोशिश है, हमने अपने पिछली रिपोर्ट्स में भी बताने की कोशिश की है, जब से गाज़ा में या हमास के साथ उसकी जंग शुरू हुई है, जो रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनके साथ उसकी जंग शुरू हुई है फ़लस्तीन में, तो पहला हदफ था उसका ये था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, 1 हफ्ते में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। लेकिन हमास को 10 महीने गुजरने वाले हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिन लीडर्स की हत्या हुई है वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो ट्रैवल करते थे, घूमते थे, मिलते थे लोगों से। जो कमांडर्स हैं वो सब सुरक्षित हैं। हमास के 87% टनल्स उनकी अभी पूरी तरह सेफ हैं। जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, 87% टनल्स हमास के पूरी तरह सुरक्षित हैं। 40,000 से ज़्यादा जो फाइटर्स हैं हमास के, वो उन टनल्स में हैं। तो हमास को आसानी से ये नहीं हरा सके। इसराइल की शुरू ही से कोशिश रही कि वो ईरान को इस जंग में घसीटे और अमेरिका को भी घसीट लाए, ताकि रायता फैल जाए और ये जंग बड़ी हो जाए और नेतन्याहू एंजॉय करते रहें, वो अपनी हुकूमत बचा करके बैठे रहें और मज़ा लेते रहें। उनके ख़िलाफ़ बहुत प्रदर्शन हो रहे थे जंग शुरू होने से पहले। इसराइल के लोकल लोग उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते थे रातों को। एक तो जो नए कानून बनाए थे उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक था वहाँ। कुछ करप्शन के भी मामला नेतन्याहू के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, जिनको लेकर के इसराइल की जनता नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही थी। अब गैलेंट ने, जो होम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने नॉनसेंस एक शब्द इस्तेमाल किया नेतन्याहू के लिए। कंप्लीट विक्ट्री जो चाहते हैं नेतन्याहू हमास के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा नॉनसेंस, ये मुमकिन नहीं है, नहीं मिल पाएगी मुकम्मल कामयाबी या फतह। और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीन के इलाकों को फ़लस्तीनियों के सुपुर्द कर देना चाहिए। तो बहुत बड़ी रिफ्ट खुद इसराइल के अंदर पॉलिटिकल रिफ्ट है। ये चीज़ें और उजागर होंगी जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा। हम जो बात कर रहे थे इसराइल के ऊपर ईरान के हमले की, तो ये बिल्कुल तय है कि ईरान की तरफ से हमला होगा, बड़ा हमला होगा। अगर यह समझौता नहीं होता है बहुत जल्दी, अगले 2-3-4 दिन के अंदर गाज़ा में सीज़ फायर को लेकर के, तब फिर वॉर शुरू होगी। इसराइल को लेकर के यूरोप के मुल्क भी घबराहट में है, ईरान को लेकर के भी घबराहट में है। ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनके साथ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं स्टारमर, उन्होंने टेलीफोन पे बात की और आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि ईरान इस जंग को न बढ़ने दे और मिडिल ईस्ट में जंग शुरू न हो। फ्रांस ने भी बात की है, जर्मनी ने भी बात की है ईरान के साथ। अमेरिकी ऑफिशियल्स भी बात कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी जैसे ईरान की ही है कि वो अमन कायम करे। इसराइल जो 10 महीने से खून खराबा कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है फ़लस्तीनियों का, इसराइल को रोकने के लिए अभी भी कोई तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका जब चाहे तब सीज़ फायर का ऐलान कर सकता है, ख़ुद भी कर सकता है वो, और इसराइल से भी करवा सकता है। मगर जंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं सब मिल कर के। अब जो हम देख रहे हैं सीन जो बना हुआ है, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे ईरान के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है अमन की। बस ईरान कोई कार्रवाई न करे इसराइल के ख़िलाफ़। इतना पैनिक क्यों है या इतना खौफ क्यों है? उसकी वजह बहुत सारी हैं कि इसराइल
कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये हमास ने दिखा दिया है। अभी तक हिजबुल्लाह ने अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से कोई हमले नहीं किए इसराइल के ऊपर। हूतीज़ ने जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से हमले नहीं किए हैं। जो सबसे ताकतवर टैंक था इसराइल का, जो किसी को देना भी नहीं चाहता था, मार्कोवा टैंक, भारत भी खरीदना चाहता था उसको, उसके परखच्चे उड़ा दिए हमास के लोगों ने। फाइटर जाते हैं, बम रखाते हैं, भाग करके वापस आते हैं और थोड़ी देर में ब्लास्ट होता है, मार्कोवा जल जाता है, खाक हो जाता है। इसराइल का जितना इंटेलिजेंस सिस्टम था वो सब धराशायी हो गया 7 अक्टूबर 2023 को। हाँ, एज है उसे, उसके पास चीज़ें हैं बहुत, क्योंकि इसराइल एक मुल्क है। हमास के पास मिलिट्री पावर मुल्कों की जैसी नहीं है। हिजबुल्लाह के पास है, मगर हूतीज़ के पास है, और ईरान तो एक कंट्री है। ईरान के ऊपर सन 79 से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, 44 साल हो गए सेंक्शंस, 15,000 सेंक्शंस दुनिया भर के मुल्कों ने उस पर लगाए हुए हैं। बावजूद इसके उसने सेंक्शंस में जीना सीख लिया और तरक्की करता रहा। एक बड़ा ताकतवर मुल्क है इस वक्त मिडिल ईस्ट में। इसराइल कहीं नहीं ठहरता ईरान के सामने। अगर ईरान ने एक साथ कोई हमले कर दिए 4 और 5 फ्रंट से, ईरान अपने यहाँ से हमले करता है, सीरिया से करता है, इराक से करता है, यमन से करता है और लेबनान से, 4 या 5 फ्रंट से हमले होते हैं इसराइल के ऊपर, टारगेटेड हमले होते हैं, तो इसराइल का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नेतन्याहू को जो वो जाकर के बंकर में छिप जाता है, बंकर में भी जगह नहीं मिलेगी। अभी दुनिया मनाने की कोशिश में है, मनाने में लगी हुई है ईरान को कि वो हमले न करे। उधर कोशिश में है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली कोशिश करना पड़ेगी अमेरिका को। सारी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है जंग को रोकने की। वो ना रूस के ऊपर है, ना चाइना के ऊपर, ना ईरान के ऊपर। पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की बनती है। और ईरान को थोड़ा सा तसल्ली के साथ जांच करना चाहिए इस्माइल हनिया का कत्ल किसने किया। इसराइल ठीक है शामिल है, लेकिन कौन लोग थे जिनको इस्तेमाल करके हत्या की गई है। ISIS के लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा हमने पहले भी कहा। ISIS के लोगों से कोई और भी मुल्क हत्या करवा सकता है। ISIS के आतंकवादियों से बहुत सारे देशों के संबंध हैं। बहुत मुमकिन है कोई और इस आग को भड़काना चाहता हो, इसलिए इस्माइल हनिया की हत्या तेहरान में की गई, ताकि तैश में आकर के ईरान इसराइल पर हमला कर दे और इसराइल और अमेरिका टूट पड़े ईरान पर, और उसका जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको वो पूरी तरह तहस नहस कर दें, ईरान की मिलिट्री को नुकसान पहुंचाएं, ईरान के शहरों को तबाह करें। तो ईरान को बहुत संजीदगी के साथ, तहम्मुल के साथ अभी और सब्र करना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए तमाम चीज़ों पर गौर करके जो भी कार्रवाई हो तब हो, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क इस फिराक में बैठे हुए हैं कि ईरान को किसी तरह से ठिकाने लगा दें। ईरान के जो भी नुकसान हो जाएंगे, ईरान को अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर उनकी बादशाहत पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी। साथ ही अगर ये जंग होती है तो इसके नुकसान बहुत हैं। जैसे भारत है, भारत ईरान से सारा पेट्रोलियम उधर से आता है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है भारत।
और दूसरे देशों को जाता है, चीन को ईरान का तेल जाता है। ऑयल प्रोडक्ट्स के जो शेयर्स हैं, कीमतें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दुनिया में एक ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस खड़ी हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। तो ये तमाम चीज़ें देखना होंगी। जो पार्टनर्स इसमें खेल रहे हैं ग्रेट गेम में, तो पार्टनर्स और वो प्लेयर्स ये चीज़ें तय करें, देखें कि इससे बाकी दुनिया को भी बहुत नुकसान होगा। ईरान को अभी और लंबे वक्त तक थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है उसे इसराइल पर अटैक करने की, तो थोड़ा शांति रखें। शुक्रिया आप सभी का।